माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th का हम लोग देख रहे चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 पार्ट 5, जिसमें ऑलरेडी कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस ये टॉपिक स्टडी किया था। उसका थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, मतलब डायमेंशन एक्चुअली मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, कल मैंने कुछ एडवांस लेवल के सवाल किए थे, आज हम लोग और भी मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताने वाली हूँ, उसी से रिलेटेड और कुछ एडवांस लेवल के सवाल हैं जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ। होप सो आप लोगों ने कल का होमवर्क किया होगा। जो होमवर्क कल का बाकी है, मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था, तो वो मैं आज कंप्लीट करवा के देने वाली हूँ। आप लोग उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर ले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो ये ऐप आप लोग अपने प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले मैं कल का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगी बच्चों, जो हमने कल स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था डायमेंशंस होता क्या है। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब जस्ट लाइक एरिया, एज आई टोल्ड यू, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड, राइट ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड को हम लोग फंडामेंटल की पावर के फॉर्म में लिखेंगे। फंडामेंटल की पावर्स हम लोग रेज करेंगे यहाँ पे। तो L1 अगर मैंने किया तो मुझे यहाँ पे L2 मिलता है। तो क्या किया, ये लेंथ क्या है, फंडामेंटल पावर है, जिसके फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी पावर हमने अकॉर्डिंग टू गिवन फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड की है, जस्ट लाइक दिस L2, ओके। तो उसी को हम लोग डायमेंशन के फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मूला मतलब क्या, जिसके में हम लोग कुछ सिंबल्स यूज करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के, और उसकी पावर हम लोग रेज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो एरिया इज इक्वल टू L1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू L2। तो इसकी पावर को हमने रेज्ड किया है और अकॉर्डिंग टू गिवन फिजिकल क्वांटिटी, और उसको हमने क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा। स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, इसके फॉर्म में हमने लिखा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने देखा था, मैंने ये सिंबल्स आपको बताए थे, होप सो आपको याद होगा सब लोगों को। लेंथ के लिए हम लोग L यूज करने वाले हैं, लेकिन हम लोग बस लेंथ के लिए L नहीं यूज करेंगे, ये सभी क्वांटिटीज के लिए हम लोग यूज करेंगे L। कौन सी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, रेडियस, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर, इन सभी के लिए हम लोग L ये सिंबल यूज करने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली मास के लिए हम लोग M यूज करेंगे, टाइम के लिए T यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I और A यूज करेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ये सिंबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका डायमेंशन हमने निकाला था, उन सभी के फॉर्मूलेस बताए थे। बच्चों, एक बात याद रखनी है, अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में आपको फॉर्मूले लेके ही चलना है, एक बात याद रखो। क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटर रहेगा उसी टॉपिक के फॉर्मूले उसी दिन लर्न कर लो, है ना, और उसको रिवाइज करते चलो। फिजिक्स में रिवीजन बहुत मस्ट है, नहीं तो लास्ट चैप्टर जब तक आएगा फर्स्ट चैप्टर आप लोग भूल जाओगे। तो बेटर रहेगा हर रोज नया चैप्टर जब स्टार्ट करोगे तो फिजिक्स की नोटबुक एक बार हाथ में ली तो फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सब कुछ रिवाइज करना है, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो जितना किया है उस पे पानी, ऐसे समझ लो, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में इसको किया है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, करंट का चार्ज अपॉन टाइम, फोर्स पर यूनिट एरिया। देन वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है।
देन मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सबका डायमेंशन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया है। एंड उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज का सवाल किया था, होप सो आपको याद होगा। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी L √L/G, L बेइंग, यहाँ पे L होना चाहिए, है ना, यहाँ पे L होना चाहिए, ये ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया था। L बेइंग द लेंथ एंड G द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था, है ना, इसको प्रूव किया था, आई मीन सॉरी प्रूव नहीं, इसका डायमेंशन निकाला था। तो इसका डायमेंशन हमें क्या मिला था, L1 T1। ये एक्सरसाइज का सवाल था। और जब मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज का सवाल है, आप लोग क्या करो, एक्सरसाइज जहाँ पे क्वेश्चन होगा उसको टिक कर लिया करो, कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए सब आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ो और कॉम्पिटिटिव हिसाब से भी पढ़ो। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमने सॉल्व किया था, इसको डिटेल में पढ़ना है। बस इसमें एक बात आपको याद रखनी है, जो भी एंगल होता है, एंगल का डायमेंशन 0 आना चाहिए। तो वही हमें क्रॉस वेरीफाई करना था, जितने भी एंगल्स हैं उनका डायमेंशन हम लोग 0 लेने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, जेईई एडवांस का 1983 में पूछा गया सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल था, इस टॉपिक के ऊपर पूछा गया, वो हमने सॉल्व किया था। फिर मैंने आपको ये होमवर्क दिया था बच्चों, होप सो आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा, बट जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके देने वाली हूँ। एक मिनट, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। देखो, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज दिए थे बच्चों, और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला सॉल्व किया था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये वाला। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, कूलॉम लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला है यहाँ पे, क्या बोला था उन्होंने बच्चों, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि कूलॉम के फॉर्म में सॉल्व करना है मैग्नेटिक फील्ड इन कूलॉम। ये भी एक्चुअली AIEEE का सवाल था, 2008 में पूछा गया सवाल है ये। तो इसको मैंने सॉल्व किया है कूलॉम के फॉर्म में, है ना। बट अभी जो हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला था एक्चुअली कल आपको कि इसको यूज करो, बट इसको हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते पता है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो आंसर्स है वो एम्पियर के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे करंट के फॉर्म में उन्होंने आंसर लिखा है ना, एम्पियर के फॉर्म में डायमेंशन लिखा है, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वापस से इसको डिराइव करना होगा। देखो कैसे करना है, ये भी आपका जेईई 1983 एडवांस का सवाल, लेट मी चेक, यस, ये भी 1983 एडवांस का ही सवाल है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा हमें, इंडक्टेंस का निकालना है। एक्चुअली इंडक्टेंस जो है ये आपका 12th का टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस मतलब एक इंडक्टर नाम का इंस्ट्रूमेंट है, कंपोनेंट है, आई मीन वो कंपोनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके पहले आज हमें इसका डायमेंशन चाहिए, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको कल भी बोला था कि डायमेंशन चैप्टर जो है वो 11th 12th के लिए दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला आपको 12 जब आपका एग्जाम होगा तब तक को आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, तो सभी फॉर्मूलेस की लिस्ट आपके पास होगी, तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, L1 M1 T-2। मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, फोर्स का क्या है, L1 - 2, ऐसे याद रख लो, L1 1 - 2, एंड एनर्जी का भी याद कर लो, 21 - 2, है ना, ऐसे याद रख लो तो बेटर रहेगा। सॉल्व करने की हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रेगुलरली यूज होने वाले फॉर्मूलेज है, फोर्स हुआ, एनर्जी हुआ, ये। उसके बाद करंट आता है। करंट को अभी हम लोग है ना चार्ज अपॉन टाइम के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एम्पियर के फॉर्म में ही दिया है। तो करंट को आप लोग ए यूज करो, मैंने आपको सिंबल्स में बताया था, एक तो आई यूज कर सकते हैं या फिर ए यूज कर सकते हैं। तो करंट को मैं यहाँ पे A1 लेती हूँ, इनटू लेंथ को हम लोग L1 लेंगे, ठीक है। इसको शिफ्ट कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी भी बोल सकते हैं बच्चों, इसको मैं बी बार से भी डिनोट कर सकती हूँ। तो मैं अभी शॉर्टकट में इसका सिंबल ही यूज कर लेती हूँ। तो बी बार इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, L1 M1 T-2, ए ऊपर जाके बनेगा A-1, L1 ऊपर जाके बनेगा L-1। तो ये क्या बनेगा, देखो L-1, 1 - 1 becomes 0, है ना, ये बनेगा 0, L1 - 1, M1 will be as it is here, T-2 and A-1, okay।
तो ये रहा हमारा बी बार, ये बी बार रहा, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी मिल गई, तो ये फॉर्मूला में इसके अंदर पुट करती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड क्या है, L0 M1 T माइनस 2 A माइनस 1, ओके। एरिया का क्या है यहाँ पे, L2 है, तो इसको हम कंबाइन कर लेंगे तो मुझे मिलेगा L2 M1 T माइनस 2 A माइनस 1। ये मुझे मिल गया मैग्नेटिक फ्लक्स का, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स का मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का मैंने इसके अंदर पुट किया। अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को इसके अंदर पुट करती हूँ तो क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, L2 M1 T माइनस 2 A माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे करंट कितना है, A1, 1 ऊपर जाके क्या बनेगा, -1, तो ये क्या बनेगा, ये -1 बिकम्स -2, बस इतना चेंज होगा, L2 M1 T माइनस 2 A माइनस 2। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आंसर कौन सा यहाँ पे, लेट मी चेक, L2, ये वाला देखो, L2 M1 T माइनस 2 A माइनस, लेट मी चेक द आंसर बच्चों, यस करेक्ट है, इट इज A, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है L2 M1। बस उन्होंने यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, m की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब m की पावर 1 है, तो M1 है, L2 है, T माइनस 2 है, A माइनस 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन A जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अंडरस्टैंड एवरीवन, इसमें किसी को कुछ डाउट है, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, अगर आपने सॉल्व किया है तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, ओके ओके। चलो आगे चलते हैं। ये वाला सॉल्व हो गया था, हमने ऑलरेडी किया है। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि, एक मिनट, क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन रीड करो आप लोग, क्या पूछा है देखो क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है, AIEEE 2002 में पूछा गया सवाल है ये, द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर के डायमेंशन किसके इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज उन्होंने दिए हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग डायमेंशन ऑफ प्रेशर निकालते हैं, है ना। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला L1 माइनस 2 सबको पता है, L1 M1 T माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया का फॉर्मूला L2, डायमेंशन ऑफ एरिया। L2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 बनेगा, ये 2 ऊपर जाके, देन M1 विल बी एज इट इज, T माइनस 2 विल बी एज इट इज, ये बनेगा 1 माइनस 2 मतलब L माइनस 1 रहेगा, M1 रहेगा, T माइनस 2 रहेगा। ये रहा प्रेशर का डायमेंशन। तो ये किसको मैच हो रहा है, ये हमें चेक करना है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये किसको मैच हो रहा है, एक एक चेक करते हैं। चलो पहले फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑप्शन ए, एक बार चेक कर लो, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो फोर्स का सबको पता है क्या है, L1 M1 T माइनस 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब। L क्यूब है मतलब क्यूब ऊपर जाके क्या बनेगा, L1 माइनस 3 M1 T माइनस 2 इज इक्वल टू, ये बनेगा L माइनस 2 M1 T माइनस 2। मतलब ये, इसको अगर आप देखोगे तो ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला आंसर नहीं है। अब बच्चों फोर्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो फोर्स का हमें पता है 11 माइनस 2 है, मतलब ये भी नहीं आएगा। एनर्जी का हमें पता है, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, अभी मैं डायरेक्टली लिखती हूँ। एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन। तो वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का होता है L2 M1 T माइनस 2, मतलब एनर्जी का भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो बच्चा कौन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही करेक्ट है। चेक कर लेते एक बार, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम करो तो ये क्या आएगा, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी का क्या है, दैट इज अभी निकाला L2 M1 T माइनस 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम का L क्यूब आएगा। तो L क्यूब ऊपर जाके क्या बनेगा, L2 माइनस 3
m1t माइनस 2 इज इक्वल टू L माइनस 1 m1t माइनस 2। तो ये करेक्ट है। देखो प्रेशर का ये वाला एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये वाला, ये दोनों सेम आ रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। ओके, ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? बहुत सिंपल है ये, है ना। होप सो सबको समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी उसके जैसा ही है। क्या है देखो क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन दिया है देखो। आइडेंटिफाई विच पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। आइडेंटिफाई विच पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। किसके डायमेंशंस इक्वल है? देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग है ना थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टॉर्क एंड वर्क को हम लोग चेक करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता है, पेयर डायमेंशन जिनके इक्वल है तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है। टॉर्क इज इक्वल टू, कल हमने इसके डायमेंशंस निकाले थे देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसी के आएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो बहुत सिंपल है। देखो डिस्टेंस मतलब जस्ट लाइक द डिस्प्लेसमेंट, इसका तो L1 ही आने वाला है। एंड वर्क का क्या है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसी का आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगी। बट एग्जाम में आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, है ना, थोड़ा सा देखते भी जाओ कि यहाँ पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एनर्जी का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये तो नहीं आएगा, है ना। तो फोर्स एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है तो डायमेंशन कैसे सेम रहेगा, तो ये भी नहीं आएगा। फोर्स एंड वर्क, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी सेम नहीं आएगा। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, तो यही करेक्ट है। तो देखो कैसे करेंगे। टॉर्क का डायमेंशन यहाँ पे क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का L1 m1 t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस का L1 तो ये बनेगा L2 m1 t माइनस 2, और ये तो हमें पता ही है। सेम तरीके से हम लोग करेंगे, दैट इज इक्वल टू L1 m1 t माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट का L1, और ये बनेगा L2 m1 t माइनस 2। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है इन दोनों का सेम है ना। चलेगा। स्ट्रेस का भी बता दूं, ये वाला ऑप्शन भी आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिसको इजी लग रहा है वो आगे जा सकता है, बट जिनको लग रहा है देखना है तो देख सकते हैं। तो स्ट्रेस का क्या है देखो, स्ट्रेस का फॉर्मूला है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, जस्ट लाइक अ प्रेशर। प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है। स्ट्रेस जो है ये आपके 5th चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर जो है उसमें है ये। स्ट्रेस मतलब क्या होता है पता है आपको, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। मैं बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में आपको। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे इसका फॉर्मूला है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब क्या पता है क्या, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या। मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर हम चारों डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं और ये इलास्टिक बॉडी है, ऐसे हम लोग मान ले। कोई बॉल है, बलून है, बलून के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर मैं फोर्स निकाल दूं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिगेन होती है। या फिर इरेजर, हमारे पास जो इरेजर होता है बड़ा वाला, तो उसको अगर मैं फोर्स लगा दूं तो वो अपनी पोजीशन में रिगेन होता है। या फिर मैं कोई बुक ले लूँ, है ना, मान लो ये बुक मैंने लिया, ये बुक को अगर मैं फोर्स लगा दूं तो ये वापस अपनी पोजीशन में रिगेन होगा। इसका मतलब क्या, बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी भी क्या करती है, इंटरनल फोर्स लगाती है रिगेन करने के लिए। तो जितना हम बाहर से फोर्स लगाएंगे उतना ही बॉडी अंदर से फोर्स लगाएंगे। तो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ही मतलब स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स है ऊपर, तो चाहे वो इंटरनल फोर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके फोर्स ही है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग फोर्स ही लेने वाले हैं। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, वही कौन सा 11 - 2 वाला फॉर्मूला, m1t - 2 डिवाइड बाय एरिया क्या आएगा यहाँ पे L2। तो ये क्या बनेगा, दैट इज L1 - 2 ऊपर जाएगा तो ये -2 बनेगा m1t - 2। तो ये क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू L - 1 m1t - 2।
तो ये क्या मिला मुझे, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस। ओके, तो बच्चों ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है और उसके साथ कौन है, एनर्जी। एनर्जी का मतलब वर्क डन, वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी, दोनों सेम ही होते हैं। तो ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे, मतलब ये भी नहीं आएगा। फोर्स एंड स्ट्रेस का अभी हमने निकाला, फोर्स का क्या होता है L1 - 2, इसका क्या है -1 m1 t - 2, मतलब ये भी नहीं आएगा। फोर्स एंड वर्क, फोर्स एंड वर्क मतलब फोर्स का L1 - 2, वर्क का ये, मतलब ये भी नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब ये तीनों नहीं आएंगे, बस टॉर्क एंड वर्क ये वाला ही यहाँ पे मैच हो सकता है। समझ में आया सबको, क्लियर है? ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस जो है बच्चों, ये सब एंट्रेंस के सवाल है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे सवाल है एंट्रेंस के, तो ये सभी मैं जरूर लेने वाली हूँ। आगे देखो, अभी आगे भी और एक बहुत बड़ा सा सवाल लेके आई हूँ मैं। क्वेश्चन देखो क्या है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या है, विच टू हैव सेम डायमेंशंस, ये भी सेम वाला सेम है। देखो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। फोर्स एंड स्ट्रेन, आपको एक बात बताऊं, जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, इधर लिखते हैं 1 मिनट। स्ट्रेन मतलब क्या होता है पता है क्या? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ये वाला फॉर्मूला है स्ट्रेन का। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन मतलब ऊपर भी डायमेंशन हम लोग यहाँ पे चाहे तो लेंथ ले सकते हैं या फिर डिवाइड बाय लेंथ, है ना। लेंथ डिवाइड बाय लेंथ हम लोग ले सकते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ दोनों भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, तो ऊपर में अगर मैं यूनिट लिखूं तो यहाँ पे भी मीटर आएगा, यहाँ पे भी मीटर आएगा, मीटर मीटर गेट कैंसर, तो मुझे डायमेंशन क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रेन का डायमेंशन मुझे मिलेगा। ऐसे हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में जिनको डायमेंशन नहीं है, दैट आर डायमेंशन लेस, जिनको यूनिट नहीं है उनको डायमेंशन नहीं होता बच्चों। तो इसका क्या आएगा डायमेंशन, L 0 बनेगा, M 0 बनेगा, T 0 बनेगा। तो हमेशा याद रखो स्ट्रेन को डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेन को डायमेंशन नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डायमेंशन नहीं होता, और बताऊं मैं आपको कौन सी वाली कल मैंने बताई थी, एंगल को डायमेंशन नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो इसका डायमेंशन L 0, M 0, T 0, मतलब इसको डायमेंशन नहीं है और फोर्स दिया है और पूछा क्या है, सेम डायमेंशन, ये तो नहीं आएगा। फोर्स का हमें पता है, फोर्स का क्या डायमेंशन होता है, L1 - 2, मतलब L1 M1 T - 2, इसका नहीं आएगा। फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स का फॉर्मूला ये, एंड स्ट्रेस का मैंने अभी अभी बताया आपको, क्या स्ट्रेस मतलब फोर्स डिवाइड बाय एरिया, है ना, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स का क्या है L1 - 2, L1 M1 T - 2 डिवाइड बाय L2, तो इसका क्या बनेगा, L1 - 2 मतलब L -1 बनेगा, M1 बनेगा, T - 2 बनेगा, एंड फोर्स का क्या है ये वाला, मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यस इसको ध्यान दो सब लोग। देखो बच्चों नया कंसेप्ट है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये सेकेंड में सॉल्व किया है ना, थर्ड वाला देखो। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, मतलब क्या पता है आपको, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे लीनियर वेलोसिटी में हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, यहाँ पे इसका मतलब होता है लेंथ, है ना, तो यहाँ पे आएगा ऊपर लेंथ L1, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे है ना बच्चों, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, सॉरी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आई एम सो सॉरी, गलती कर दी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब एंगल है बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी क्या, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है, बॉडी सर्कुलर मोशन ही करेगी। तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक रोटेट हो रही है ना, तो ये थीटा एंगल ही चेंज करे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब दैट इज दैट चेंजिंग एंगल, एंगल चेंज करे वो, तो ये थीटा है। तो बच्चों यहाँ पे थीटा के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रेन को जैसे डायमेंशन नहीं है वैसे थीटा को भी डायमेंशन नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, L0 M0 T0 डिवाइड बाय टाइम के लिए T1 बनेगा, T1। तो ये क्या बनेगा, दैट L0 मतलब यहाँ 1 डिवाइड बाय T1 यही रहेगा, और ये T1 में उधर शिफ्ट करो तो T-1 बनेगा बच्चों। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है, दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th के होंगे तो उनको ये सिंबल्स अभी तक पता नहीं होंगे, तो मैं बता, आगे हम लोग बहुत सारे सिंबल्स यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ओमेगा ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे। तो ओमेगा, एक मिनट, तो ओमेगा का यहाँ पे डायमेंशन क्या मिला, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू T-1, ये वाला डायमेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट यहाँ पे मैं करती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओमेगा का डायमेंशन T-1 है, एंड वेलोसिटी का इसी में कौन सा आ रहा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है पता है क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पासिंग इन 1 सेकेंड, मतलब पर यूनिट टाइम 1/t ऐसे होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग n से डिनोट करते हैं, T-1 आएगा, इसका भी T-1। तो देखो इन दोनों का डायमेंशन, ओमेगा का T-1 एंड यहाँ पे n का भी क्या है, T-1। तो बच्चों ये दोनों डायमेंशन यहाँ पे सेम मिल रहा है, इसका मतलब आपका C जो आंसर है दैट इज करेक्ट। और यहाँ पे देखो एनर्जी एंड स्ट्रेन, ये दोनों भी क्या है, सेम है। एनर्जी एंड स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एनर्जी का 21-2 है, मतलब यहाँ एनर्जी भी नहीं आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये सभी डायमेंशन है ना, आप लोग अपनी खुद की बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ बच्चों, और ये नोट्स है ना हमेशा रेफर करते चलो एग्जाम के वक्त। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम्स के लिए जाना है, तो एक फास्ट रिवाइज कर लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा। नोटबुक एंड पेन लेके बैठना है, जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करना है बच्चों। मैं आपको बार बार बताती हूँ, खुद की नोट्स बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो हमेशा है ना खुद की नोट्स निकालते चलो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसके बाद है ना बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसके बाद है ना मैं आपको एडवांस का एक सवाल करवाने वाली हूँ अभी। इस टॉपिक के ऊपर एडवांस के बहुत सारे सवाल है, जितना करे उतना कम है। ये तो मैं सॉल्व करके दे रही हूँ, वैसे आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडवांस का सवाल, एक मिनट। ये देखो एडवांस में है ना 3 टाइप के सवाल पूछे जाते थे पहले। सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप, जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। देन उसके बाद मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप वाले भी सवाल होते हैं, मतलब जिसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। एंड मैचिंग द कॉलम, मैचिंग द कॉलम मतलब जस्ट लाइक, जैसे हम लोग मैच द पेयर करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था मैचिंग कॉलम टाइप में, मैचिंग कॉलम टाइप में जेईई एडवांस का सवाल है 1983 में देखो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा था, मैच द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम 1 विथ डायमेंशंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास m, लेंथ है, मास के लिए m यूज किया है, लेंथ के लिए l यूज किया है, टाइम के लिए t यूज किया है, चार्ज के लिए q, एंड गिवन इन कॉलम 2। यहाँ देखो कूलोम का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, उस फॉर्मूले के बेसिस पे इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कौन सी क्वांटिटीज है, इसको हम नाम दे देते हैं। एक मिनट, पेन कहाँ गया, ये। तो इसको है ना उन्होंने 1 2 3 4 बोला है, इसको नाम दे देते हैं। ये है 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ओके।
और यहाँ पे ABCD बोला है, ABCDEF। तो नीचे ऑप्शंस दिए थे कुछ, यहाँ पे ऑप्शंस मैंने लाए नहीं, अभी ऑप्शंस मेरे पास है नहीं, मैं बस आपको इसको सॉल्व करवा के देने वाली हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए है ना बच्चों, हमें एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा। तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम का कर लेते हैं। मैं एक्स्ट्रा पेज लेती हूँ यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम के लिए देखो, पहला कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, MVR। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम, आगे जाके आपको 3rd या 4th चैप्टर में है एंड 12th में भी है। 12th में तो अपना रोटेशनल डायनेमिक्स का जो चैप्टर है इसमें बहुत डिटेल में है एंगुलर मोमेंटम, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे MVR यूज करेंगे। पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इतने क्वेश्चंस में है ना आपके बहुत सारे डायमेंशन सॉल्व भी हो गए बच्चों। इसका अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे ना तो आपको सभी डायमेंशंस उसी नोटबुक में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये टॉपिक में थोड़ा डिटेल में लेने वाली हूँ क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर है ना बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। तो मास मतलब क्या, सबको पता है, मास का डायमेंशन आएगा m1, वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा L1t-1 एंड r का डायमेंशन भी यहाँ पे L1 ही मिलेगा। मैंने आपको बोला है स्ट्रेट जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है सबका डायमेंशन हम लोग सेम लेते हैं, तो ये भी L1 ही आएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो L1 + 1 बनेगा 2, m1 है तो यहाँ m1 एंड t-1। तो ऐसा डायमेंशन, और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं। L मतलब क्या पता है क्या, सिंबल फॉर एंगुलर मोमेंटम। यहाँ लेंथ के लिए L नहीं यूज करना है, एंगुलर मोमेंटम का भी सिंबल L ही होता है। सो दीज आर द डायमेंशन, में शॉर्ट में लिखती हूँ, दीज आर द डायमेंशन ऑफ L। तो बच्चों देखो यहाँ पे कौन से नंबर पे आ रहा है ये, ऐसा क्या, L2m1t-1, 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 ये देखो ये वाला B है ना। मतलब 1 का पेयर कौन सा है यहाँ पे, 1 का पेयर है, एक मिनट, आई शुड चेंज द कलर। 1 का पेयर है कौन सा वाला, B वाला है ना। ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा है बच्चों, टॉर्क। टॉर्क का शायद से हमने सॉल्व किया था, है ना, एक मिनट चेक कर लो। टॉर्क ये वाला, ये देखो टॉर्क के लिए क्या है, L2m1t-2। ये अभी वापस से मैं करती नहीं बैठती, L2m1t-2, ये देखो L2m1t-2। तो सेकेंड के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज इक्वल टू A, है ना। उसके बाद कौन सा है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का भी हमने किया है बच्चों, देखो ये सब कुछ हो चुका है, हमारा एडवांस का ही सवाल है, ये सब कुछ किया है हमने। इंडक्टेंस का क्या था, ये वाला L2m1t-2 A-2 बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, यहाँ कूलोम के फॉर्म में दिया है इंडक्टेंस, मतलब किसका, चार्ज के फॉर्म में दिया है। तो चार्ज के फॉर्म में हमें सॉल्व करना होगा, है ना। चार्ज के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको पता है कौन सा वाला करना है अभी हमें, सॉरी कौन सा वाला करना है अभी, एक मिनट, अरे मैंने रेड ले लिया, मीनाक्षी मैम क्या कर रहे, देखो इंडक्टेंस के लिए चार्ज के फॉर्म में थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग, है ना, इंडक्टेंस। तो बच्चों इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय करंट, है ना, डिवाइड बाय करंट। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय, नहीं सॉरी, एरिया इनटू एरिया, है ना, ये फॉर्मूला था। देन मैग्नेटिक फील्ड का हमने सॉल्व किया था, मैग्नेटिक फील्ड का, ये वापस से क्यों कर रही हूँ पता है, क्योंकि ये कूलोम के फॉर्म में है, हमने जो सॉल्व किया वो एम्पियर के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज फोर्स डिवाइड बाय
करंट इनटू लेंथ, ये फॉर्मूला है, फोर्स डिवाइड बाय करंट इनटू लेंथ। तो ये हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स का क्या है L1 m1 t माइनस टू, L1 माइनस टू, ये चार्ज के फॉर्म में लिखना है, मतलब Q1 आएगा यहाँ पे, Q1 डिवाइड बाय टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम ना करंट का, ये T1 बनेगा। सो लेंथ के लिए L1, ओके, L1 ऊपर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, L1 एक्चुअली ये कटी हो जाएगा, है ना, मतलब ये L0 बनेगा यहाँ पे, T1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, T1, तो ये M1 आएगा यहाँ पे, T1 माइनस टू प्लस वन M1, एंड ये Q1 ऊपर जाके -1 बनेगा, Q -1, मतलब ये देखो बच्चों क्या बनता है, L0 है इसमें, L है ही नहीं, मैं लिखती नहीं L को, M1 है, T क्या है -2 + 1 मतलब -1 है, एंड Q -1 है, ओके। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे पुट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को मैं पुट करती हूँ तो क्या बनेगा, साथ में ही लगा देती हूँ, एरिया का L2 है तो मैं डायरेक्टली यहाँ L2 लगाती हूँ। अभी इतना स्टेप बाय स्टेप लिखते नहीं बैठती, क्योंकि आपको आदत होनी चाहिए अभी शॉर्टकट, क्योंकि MCQs है, फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, तो उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। एक क्वेश्चन 2 मिनट में कैसे सॉल्व होगा, उतनी प्रैक्टिस। तो ये L2 बनेगा, M1 बनेगा, T -1 बनेगा, Q -1 बनेगा, ठीक है। ये अभी हम लोग किस में पुट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। इधर लिखती हूँ, चलो इधर लिखते हैं हम लोग। तो इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, L2 M1 T -1 एंड Q -1 है, Q -1, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे, करंट का क्या आएगा वापिस से, Q1 एंड डिवाइड बाय T1। तो बच्चों ये T1 ऊपर जाके क्या बनेगा, L2 बनेगा, M1 बनेगा, T1 और ये -1 0 बन जाएगा, है ना, ये 1 वहाँ पे +1 एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, +1 -1 0, ये 1 ऊपर जाएगा तो -2, -1 इट बिकम्स -2, ओके। ये मुझे मिल रहा है इंडक्टेंस के लिए, इंडक्टेंस का, ठीक है। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इंडक्टेंस L2 M1 T0 Q -2, L2 M1 T0 Q -2, ये देखो यहाँ T0 है तो लिखा ही नहीं है, L2 M1 Q -2, डी ऑप्शन है बच्चों, थर्ड का डी, इंडक्टेंस थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है इसका, ओके, क्लियर। उसके बाद है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट के लिए देखो बच्चों, लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एनर्जी पर यूनिट मास, लैटेंट हीट का फॉर्मूला हीट एनर्जी पर यूनिट मास, ओके, मतलब एनर्जी का लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा, फोर्थ वाला है ना, फोर्थ, लैटेंट हीट ये आपका है ना 12 का कंसेप्ट है। लैटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी पर यूनिट मास, है ना, चाहे वो कौन सी भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी, इसका फॉर्मूला हम लोग वही लेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यार, 21 - 2, है ना, L2 M1 T -2, ये सीक्वेंस याद रखो, लेकिन LMT ऊपर का पावर, है ना, तो डिवाइड बाय ये M1 आएगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, M11 तो निकल जाएगा, मतलब ये कैंसिल है, तो बचा क्या यहाँ पे L2 T -2, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है देखो, लैटेंट हीट का, लेट मी चेक, L2 T -2 मतलब F वाला। तो फोर्थ के लिए कौन सा मिल रहा है हमें, फोर्थ के लिए हमें मिल रहा है, फोर्थ के लिए F मिल रहा है ना, F ऑप्शन। ओके, उसके बाद है बच्चों कैपेसिटेंस। तो इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल।
कैपेसिटेंस चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। मुझे और एक पेज लेना पड़ेगा। कितने नंबर का चल रहा है कैपेसिटेंस? 5th नंबर, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज में ही, चार्ज के फॉर्म में ही रखो, क्योंकि चार्ज के फॉर्म में ही उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं। सभी ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे तो क्यू के फॉर्म में है। तो पोटेंशियल पहले सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। पोटेंशियल आई थिंक हमने कल भी सॉल्व किया था। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ढूंढते नहीं बैठी, तुरंत यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर आपको आता है तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वर्क डन नथिंग बट द एनर्जी L2 m1t-2, और ये कितना है Q1। तो ये Q1 ऊपर जाके बनेगा दैट इज इक्वल टू L2 m1t-2, Q ऊपर जाके बनेगा -1। ये मुझे मिला पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना है Q1, और ये डिवाइड बाय क्या बनेगा? L2 m1t-2 Q-1 है ना। तो ये क्या बनेगा? इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर लूँ तो बनेगा L-2 m-1 t-2 ऊपर जाके +2 बनेगा। Q-1 माइनस ये -1 +1 बनेगा ऊपर जाके, तो ये Q2 बनेगा। तो L-2 m-1 t2 Q2 L2, ये वाला देखो। एक मिनट, लेट मी चेक, कुछ गलत हो गया क्या है? L-2 m-1, यस करेक्ट है। ये देखो L-2 m-1, यहाँ पे माइनस चाहिए। देन T2, मतलब C ऑप्शन करेक्ट है कैपेसिटेंस के लिए। 5th वाला कौन सा करेक्ट है? C। एक मिनट, लेट मी चेक आंसर। -1 ही चाहिए यहाँ पे, यहाँ -1 चाहिए बच्चों, गलती हो गई है। यहाँ पे है ना, करेक्शन कर लो, यहाँ -1 चाहिए, -1। ओके, ये -2 करेक्ट है, -1 चाहिए। यहाँ पे भी शायद ई में भी गलती है, देखते हैं। अब लास्ट बाकी रहा कौन सा वाला? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, है ना। रेजिस्टिविटी देखो, 6th वन, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, मतलब एक वायर हमने ली, उसका पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ हमने लिया और यूनिट एरिया लिया। ऐसी वायर ली जिसका लेंथ भी 1 है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, ऐसी वायर हमने ली। तो ऐसी पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड पर यूनिट लेंथ। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, दैट इज इक्वल टू बनेगा रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब क्या? रेजिस्टेंस पहले निकाल लो बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ यूज करो यहाँ पे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस के लिए V डिवाइड बाय I। हाँ, अभी ऑप्शन चेक करो, लास्ट वाला ही ऑप्शन रहेगा। देखो एक्चुअली ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है, यही बचा है ना, ई वाला। तो वो ई में क्यों दिया है, लेकिन मैं सॉल्व करके देती हूँ आपको, क्योंकि रेजिस्टिविटी का अभी तक हमने नहीं किया है ना। तो क्यू के फॉर्म में है, मतलब करंट को आपको क्यू के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब ये क्या आएगा? पोटेंशियल का पता है, अभी सॉल्व किया हमने। ये देखो यहाँ पे क्या है? L2 m1t-2 Q-1 है, एंड चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब Q1 डिवाइड बाय T1, ये करंट का बना।
तो ये रेजिस्टेंस का क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L2m1t-2 Q, ये -1 ऊपर जाके -1 बनेगा तो -1 -2 बनेगा, एंड ये t यहाँ पे t ऊपर जाके -1 बनेगा, है ना। तो क्या बनेगा ये, दैट इज इक्वल टू L2m1 -2 -1 -3 बनेगा ये, एंड Q -2। तो ये किसका मिल रहा है मुझे, रेजिस्टेंस का। बट हमें रेजिस्टेंस का नहीं चाहिए, हमें रेजिस्टिविटी का चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दो। तो रेजिस्टिविटी का क्या मिलेगा, देखो रेजिस्टेंस का पुट कर दो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का क्या है, L2m1t-3Q-2 एंड एरिया का L2 बनेगा, डिवाइड बाय लेंथ का कितना है L1। तो ये 1 ऊपर जाके इसमें से एक 1 कट जाएगा, एक 1 बचेगा, तो 1 + 2 कितना L3 बनेगा, है ना, करेक्ट। M1 बनेगा, T -3 बनेगा, एंड Q -2 बनेगा। तो बच्चों ये रेजिस्टिविटी का है, दिस इज द रेजिस्टिविटी। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या बताती हूँ। यहाँ पे देखो L3m1 है, लेकिन T -1 हो चुका, तो यहाँ पे देखो -1 नहीं, T -3 है। तो यहाँ पे भी इतना करेक्शन प्लीज कर लेना बच्चों, यहाँ -3 होना चाहिए, T -3 होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख के ही देती हूँ आपको, M1 है, L कुछ नहीं मतलब 1 है बच्चों, L3 है, T -3 है, एंड Q -2 है। यहाँ पे भी क्या है, M -1 है, L -2 है, T 2 है, Q 2 है। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब लास्ट वाला कौन सा बचा था, 6 नंबर का क्या है यहाँ पे, 6 नंबर का आपका आंसर हमें मिला कितना, 6 वाला 6 नंबर का ई ऑप्शन करेक्ट है, ई। तो बच्चों ये जेई एडवांस का सवाल था, मैच द कॉलम वाला, जस्ट लाइक दैट। जेई एडवांस का सवाल था, सवाल बहुत ही आसान था, जिसको सभी क्वांटिटीज पता होगी उसके लिए तो कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सभी है ना इसी टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल थे, मतलब ये हमारे बोर्ड में है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव कॉर्नर जो है इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक आइडिया आ चुका है कि क्या करना है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसी तरह सॉल्व करते जाओ बच्चों, क्योंकि डायमेंशन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, रटो मत, अगर रटोगे तो आपको सॉल्व करते नहीं आएगा। और 1 का 2 कब हो जाएगा, 1 का -1 भूल जाएंगे हम लोग, डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले के ऊपर से है ना उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, बराबर आएगा आपको, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक एक्चुअली कल का ही था, कल का मैंने पूरा यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो आज हम लोग है ना इसके आगे का टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस का लेने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसमें क्वेश्चंस आपको इसमें भी पूछे जाते हैं, क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज उसमें एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले में ये आगे जाने के पहले सबसे पहले ये प्रिंसिपल हमें पता होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। मतलब क्या, देखो मान लो आपको कोई इक्वेशन दिया है, मैं लेती हूँ यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन सबको पता है, v = u + at, ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। मान लो ये इक्वेशन आपको दिया है, v = u + at। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है पता है क्या, कि ये जो इक्वेशन है ये तभी करेक्ट रहेगा जब इसके LHS एंड RHS दोनों साइड की जो टर्म्स है उनका डायमेंशन अगर इक्वल होगा, तभी ये इक्वेशन करेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। मतलब देखो ये जो इक्वेशन हमें दिया है, तो इसका v का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, u का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, होल टर्म का डायमेंशन, मतलब 8t का डायमेंशन। तभी हम लोग बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। आया समझ में। तो बच्चों इसी के आधार पर इसके एप्लीकेशंस है, तो वो एप्लीकेशंस आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन ये आपको बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए में भी पूछा जा सकता है। एक्चुअली इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, प्रिंसिपल स्टेट करने के लिए इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस
बोर्ड में भी रहेंगे एज वेल एज आपको एंट्रेंस में भी रहेंगे। जेई में सबसे ज्यादा सवाल होते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। देखो, और इसी यूज के ऊपर है ना बहुत सारे सवाल बने हैं। आपके एक्सरसाइज के भी सवाल है, वो भी मैं लेने वाली हूँ, एंड और भी कुछ उसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी मैं लूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला यूज देखो क्या है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, क्या, यूज द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। कोई फिजिकल इक्वेशन दिया है, मतलब देखो ये इक्वेशन अभी अभी हमने लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर आपको चेक करना है क्या ये फिजिकल इक्वेशन, गिवन इक्वेशन करेक्ट है क्या, ये चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी आगे। जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, मतलब एग्जाम्पल लेके मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब क्या, देखो मान लो आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है, एंड किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड है, ऐसा आपको बोला गया। तो आपको बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ एंड वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है उसको डिराइव करो। तो ये डिराइव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं। तो इसका रिलेशन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, चलो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस करना है। तो उसी का यूज करके मैं इसको कैसे डिराइव करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक मैं आपको होमवर्क दूंगी, एक मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगी। आज होमवर्क दूंगी, कल के लेक्चर में मैं उसको सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, पहला हो गया करेक्टनेस, मतलब ये करेक्ट है कि नहीं ये हमें चेक करना है डायमेंशन का यूज करके। सेकेंड हो गया रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन क्या है ये हमें चेक करना है, उससे हमें इक्वेशन बनाना है, मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है। किसका यूज करके, डायमेंशन का यूज करके हम लोग फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। एंड थर्ड क्या है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब क्या कि आपको पता है ना 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होता है ना। तो ये हमें डिराइव, ये फैक्टर कौन सा, ये कन्वर्जन फैक्टर 10⁻³ जो है ये क्या है हमारा कन्वर्जन फैक्टर। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हम लोग बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इसी को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये 3 एप्लीकेशन से यूजेस है, कौन से, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, and conversion factor between the units of same physical quantity into different system of units। different system मतलब ये कौन सा हो गया, this is SI system, और ये कौन सा हो गया, this is CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये CGS सिस्टम हो गया। तो SI से CGS में इसको कन्वर्ट करना, ठीक है, मतलब उसका कन्वर्जन फैक्टर निकालना। तो देखते हैं बच्चों कौन सा वाला, पहला एप्लीकेशन, पहला यूज क्या है इसमें, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके ऊपर है ना आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको निकालो, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताती हूँ एक बार। एक्सप्लेन द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ऐसा आपको पूछा जाता है। तो कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट कब होगा, ओनली व्हेन डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स on both the sides of that equation are the same। ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे आंसर का। तो देखो मैं बताती हूँ कैसे आंसर लिखना है इसका। The physical equation, the equation is correct only when, according to principle of homogeneity, only when, कब करेक्ट रहेगा, when the dimensions of all the terms are equal, are same or equal, ठीक है। तो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, कौन सा वाला, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो पहले हम लोग LHS लेंगे, LHS में क्या है इक्वेशन के, दैट इज v मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। सो
द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू L1 t माइनस 1। ओके, मतलब LHS हमारा क्या मिल रहा है, ये वाला। उसके बाद लेते हैं U मतलब क्या है, ये भी वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, लेकिन डायमेंशन तो सेम ही रहेगा चाहे वेलोसिटी कौन सी भी हो, L1 t माइनस 1। अब लेते हैं डायमेंशन ऑफ AT। डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A मतलब एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ T मतलब टाइम। तो देखो डायमेंशन ऑफ A क्या है हमारा, डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A याद है सबको, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का क्या है L1 t माइनस 1 एंड टाइम का क्या है T1। ओके, तो T1 ऊपर जाके -1 बनेगा, -1 -1 -2 बनेगा, मतलब ये क्या मिलेगा मुझे एक्सेलरेशन का L1 t माइनस 2 एंड ऑलरेडी यहाँ पे T1 है तो ये T1 बनेगा, 1 में से -2 गया तो मतलब -1, L1 t माइनस 1, ये हमारा रहा डायमेंशन ऑफ AT। क्लियर, डायमेंशन ऑफ AT मतलब देखो यहाँ पे देखो चेक करो, तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इक्वल टू नहीं करो यहाँ पे प्लस करो, है ना, प्लस है, प्लस डायमेंशन ऑफ AT। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज ऑल्सो L1 t माइनस 1, दिस इज ऑल्सो L1 t माइनस 1। ऐसे ही आंसर लिखोगे बोर्ड में। मैं ऐसे क्यों देती हूँ पता है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको प्रिपरेशन होना चाहिए लिखना कैसे है आंसर। बहुत सारे बच्चों है ना, शॉर्टकट ट्रिक उनको पता है एग्जाम्पल सॉल्व करने की, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना ही नहीं आता, उसकी वजह से बोर्ड में कम मार्क्स मिलते हैं। तो बच्चों ये आदत डाल लो, आप लोग है ना MCQ सॉल्व करते वक्त शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करो, लेकिन है ना जब आपको बोर्ड के लिए कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो इसी स्टेप से लिखना है, आदत ही डाल लो। तो ये कितना बनेगा L1 t माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों ये जो है दिस इज LHS इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, RHS मिल रहा है। तो इससे हम लोग क्लियर कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है ये हमारा इक्वेशन। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको रफ करती हूँ, ठीक है। तो बच्चों एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। ये हुआ पहला एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन हमारा क्या है। दूसरा एप्लीकेशन जो कि मैंने आपको बताया, सेकेंड यूज देखा ना हमने कि दो आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी है, उनका रिलेशन क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उनका रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज में सवाल पूछा गया आपको, मैं वो होमवर्क देने वाली हूँ आज। तो ये वहाँ वाला हम लोग, ये आज हम लोग लास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आज मैं ये सॉल्व करती हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन देखो क्या है, time period of simple pendulum depends upon the length of pendulum L and acceleration due to gravity G. Using dimensional analysis, obtain an expression for time period of a simple pendulum. मतलब आपको क्या दिया है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव करना है। बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन G। ओके, एक्चुअली यहाँ पे है ना एक प्रॉब्लम है, हम लोग T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन G, √L अपॉन G तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज का क्या रिलेशन है ये तो मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, लेकिन ये 2π जो है इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकती, इसको हमें एक्सपेरिमेंटली ही निकालना है। जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते, ये एक्चुअली इसका लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन में बाद में बताने ही वाली हूँ आपको। तो इसको हमें ये फॉर्मूला, हमें हमारा मेन टारगेट है ये फॉर्मूला, ये हमें डिराइव करना है, T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन G। ओके, तो इनका क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो उन्होंने बोला क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
टाइम पीरियड ऑफ, एक्चुअली क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम depends on depends upon the length, depends upon the length and acceleration due to gravity, मतलब G as follows, कैसे डिपेंड करता है? T इज, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हमेशा ऐसे ही करना है। T डिपेंड कर रहा है लेंथ एंड G पे, तो इसको हम लिखेंगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेस टू, हम लोग X लो Y लो, आपके ऊपर डिपेंड है, मैं A एंड B लेने वाली हूँ, G रेस टू B, L रेस टू G रेस टू B, ऐसे हम लोग लिखेंगे। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेस टू A, G रेस टू B। तो यहाँ पे हम लोग T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ले लेते हैं K इंटू L रेस टू A, G रेस टू B। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायमेंशंस लिखती हूँ, इसका डायमेंशन ऑफ T लिख लो, डायमेंशन ऑफ L लिख लो, डायमेंशन ऑफ G लिख लो। मुझे क्या करना है, A एंड B की बस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगी डायमेंशन ऑफ T मतलब टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड का डायमेंशन? L 0 रहेगा क्योंकि नहीं है, M 0 रहेगा, T 1 रहेगा। उसके बाद में लिखूंगी डायमेंशन ऑफ K, तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं आएगा। डायमेंशन ऑफ लेंथ लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन ऑफ लेंथ मतलब L कितना आएगा? L 1 आएगा, M 0 आएगा, T 0 आएगा। उसके बाद डायमेंशन ऑफ G लिखो, डायमेंशन ऑफ G कितना आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है, तो ये क्या बनेगा? L1 M 0 T -1, ठीक है। ये सभी वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट करो इसके अंदर। क्या है देखो, T का डायमेंशन L 0 M 0 T 1 इज इक्वल टू K, L का डायमेंशन L1 M 0 T 0 रेस टू क्या है? A, मतलब मैं यहाँ पे रेस टू A करती हूँ, ठीक है। उसके बाद G का डायमेंशन L1 M 0 T -1 रेस टू क्या है? B, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, L 0 एज इट इज रखो, M 0 T 1 इसको एज इट इज रखो, इज इक्वल टू K इंटू L 1 इंटू A करना पड़ेगा, तो ये बनेगा L रेस टू A, M 0 T 0, इस साइड 1 इंटू B मतलब ये आएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे -2 चाहिए बच्चों, ये मैंने गलती कर दी है ना। T क्या चाहिए? -2, M 0 T -2 चाहिए यहाँ पे, है ना, सॉरी यहाँ पे -2 चाहिए, ओके। तो ये बनेगा L1 M 0 T -2, लेकिन B हमने मल्टीप्लाई किया तो मुझे B करना पड़ेगा -2B, ओके। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। L 0 M 0 T 1 इज इक्वल टू K, L A है B है, दोनों को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? A प्लस B मिलेगा, है ना, A प्लस B, बेस सेम है ना, दोनों को ऐड करेंगे। M तो 0 ही है, M को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। T देखो, T 0 -2B मतलब यहाँ पे आएगा -2B, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो, A एंड B की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर मैंने कंपेयर किया तो मुझे A प्लस B कितना मिलता है? यहाँ पे कितना है? L की पावर 0, यहाँ पे है A प्लस B, तो A प्लस B कितना मिलेगा? 0। सिमिलरली M तो 0 है, वो छोड़ दो। T का पावर चेक करो, -2B है, तो मैं लिखूंगी -2B इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है? 1, तो B इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -1/2, ओके। सपोज मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, ऑलरेडी 1 हो चुका है तो मैं इसको 2 देती हूँ, तो ये B की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ, पुट इन इक्वेशन, ये B में लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि B की वैल्यू मुझे मिल गई। पुट इन इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 पे मैंने पुट किया तो मुझे मिलता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो b कितना है -1/2। पुट इन इक्वेशन दिस। तो a की वैल्यू -1/2 को उधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा +1/2। मतलब मुझे a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, दोनों वैल्यूज मिल गई। अभी तक रिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। आई थिंक आई शुड टेक द एक्स्ट्रा पेज। ओके, तो ये लिया एक्स्ट्रा पेज। यहाँ पे आगे चलते हैं। देखो क्या क्या वैल्यूज मिली। पहले मैं t लिख लेती हूँ। t कितना है अपना k, l रेस टू a, b रेस टू आई एम सॉरी क्या कर रहे हैं मीनाक्षी मैम, है ना, l रेस टू a एंड g रेस टू b है। अभी अभी वैल्यू निकाली। a कितना है 1/2 एंड b कितना है -1/2। दोनों वैल्यूज पुट कर दो तो t इज इक्वल टू k इंटू l रेस टू आएगा 1/2 a की जगह पे एंड g रेस टू आएगा -1/2। तो इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k इंटू l रेस टू 1/2 डिवाइड बाय g रेस टू 1/2। ये माइनस है ना, माइनस को मैं अगर मैं नीचे डिवाइड करती हूँ तो माइनस का प्लस बनेगा, है ना। तो ये प्लस बन गया तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा k। इसको कंबाइनली हम लोग लिख सकते हैं l डिवाइड बाय g रेस टू 1/2। तो ये t इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों k अंडर रूट। आपको कल मैंने बताया था, याद है, 1/2। अंडर रूट को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा l डिवाइड बाय g एंड k को हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे बाय एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितनी होती है 2 पाई, है ना, ये 2 पाई है। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, t इज इक्वल टू k की जगह पे 2 पाई लिखो अंडर रूट l डिवाइड बाय g। बच्चों ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आगे जाके भी हमें डिराइव करना है, बट डायमेंशनली हमने क्या किया, उसका रिलेशन फाइंड आउट किया। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ किसका, t, l एंड g। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। बच्चों सबको क्लियर है आज का टॉपिक, सबको समझ में आया। तो ये अभी तक मैंने बस 2 ही एप्लीकेशंस लिए बच्चों, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं। ये जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला रिलेशन, मतलब करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो है ही। सेकेंड जो मैंने आपको बताया कौन सा वाला, कि रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, रिलेशन डिराइव करने के लिए, एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो उसका यूज करके हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसके ऊपर आप जितने चाहो उतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप लोग सर्च करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन उसके पहले है ना, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ये वाला क्या है देखो, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m है, वेलोसिटी v है एंड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपको मतलब क्या, आपको पता है ना इसका फॉर्मूला क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्टार्टिंग में ही, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो आप लोग सेम तरीके से सॉल्व करोगे, सेम तरीके से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है m रेस टू a v रेस टू b एंड a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करो। a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करके वो उसके अंदर पुट कर दो बस। एंड k डायमेंशनली फाइंड नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू 2 पाई मिली थी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी 1/2 मिलेगी। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये आज का होमवर्क है आपके लिए और ये आपको स्टार करना है क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है। तो इसको जरूर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं आया मतलब मैं करके ही देने वाली हूँ कल के लेक्चर में। कल जब हम लोग लेक्चर लेंगे तो उसके अंदर मैं इसको सॉल्व करके दूंगी, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करो एंड जब मैं सॉल्व करके दूंगी तब आप लोग क्रॉस वेरीफाई करो करेक्ट है कि नहीं। अंडरस्टैंड एवरीवन, समझ में आया सबको। तो बच्चों देखो आज क्या क्या पढ़ा हमने, वो प्रीवियस नहीं लेती मैं, इसके आगे का। इसके आगे हमने क्या क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब का डायमेंशन सेम होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का। अगर आप देखोगे ना इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, जेई एडवांस एंड मेन सबसे ज्यादा सवाल है। ठीक है,
उसके बाद हमने उसके यूजेस देखे जो कि आगे जाके हमें बहुत काम आने वाले हैं। इसका सबसे पहला यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया आगे। देन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्जन फैक्टर बाकी रह गया, वो मैं कल के लेक्चर में कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने पहला, इसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन ये टाइम पीरियड का मैंने सॉल्व करके दिया, कैसे रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। एंड देन हम लोगों ने ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है बच्चों, ये सभी मैं आगे लेने वाली हूँ। ये सभी, ये एक्सरसाइज का सवाल है, ये एक्सरसाइज का सवाल है, ये भी एक्सरसाइज का ही सवाल है, और ये ऐसे टाइप का सवाल जेईई में भी पूछा गया है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा बन चुका है, आई थिंक हमें यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। इसका पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगा और पूरा सिलेबस कवर होगा, ये आपको कमिट करती हो, ठीक है। तो बच्चों होप सो आज का लेक्चर बोरिंग नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल पार्ट नहीं था लेकिन सॉल्विंग बहुत था। कंसंट्रेशन के साथ फिजिक्स पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, फिजिक्स रटो मत, अगर रटोगे तो नहीं समझ में आएगा। सो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।